रूपल और नवीन दोनों अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो नवीन, मैंने आज तुम्हारी पसंद की पूरी सब्जी और शीरा लाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये, इसीलिए भाभी से कहकर बनवा लिया है मैंने। अरे यार रूपल, तुम क्यों हर रोज मेरे लिए एक्स्ट्रा खाना लाती हो और सुबह सुबह भाभी को क्यों परेशान करती हो तुम? अरे पागल हो क्या? इसमें कौन सी परेशानी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो क्या कॉलेज के चपरासी का ख्याल रखूंगी क्या? पागल कहीं के। अच्छा बाबा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो नवीन, तुम इस शहर में हॉस्टल में रहते हो और वहां तो तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा। इसीलिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है तुम्हारे लिए उतना जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान। लव यू। लव यू टू बाबू। अच्छा वैसे बेटी क्यों हो? खाना खिलाओ ना मुझे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर रूपल उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है तुम्हारी भाभी। हाँ नवीन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। बचपन में ही माँ और पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, जिसके बाद मैं अपने मामा के साथ गांव में रहा। लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद तुमने मुझे अकेला बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। मैं काफी ब्लेस्ड हूँ जो तुम मेरे साथ हो। और मैं भी नवीन, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, वाओ भाभी, क्या मजेदार बनी है ये गट्टे की सब्जी। हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ गया। पेट भर कर खाओ, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी फाइनल एग्जाम भी है ना। हाँ भाभी, वो तो है। बड़ी अजीब बात है। अरे रूपल, तुझे तो ये गट्टे की सब्जी इतनी पसंद नहीं थी ना, तो फिर आज तुझ में किसकी आत्मा घुस गई है जो तू इतने चाव से ये सब्जी खा रही है? हैं? ओफो माँ, पहले मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी पसंद है ना, क्योंकि अभी भाभी ने जो बनाई है। और पहले उसे आप बनाती थी ना, इसीलिए मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी। रूपल, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे? ज्यादा खीखी खूखू मत कर, वरना एक मुक्का मारकर सारे दांत तोड़ दूंगी तेरे, करमजली कहीं की। फिर एक दिन जब रात में पल्लवी पानी लेने उठती है, तब वो रूपल के कमरे से उल्टी करने की आवाज सुनती है और फौरन उसके कमरे में चली जाती है। अरे रूपल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी उल्टी हो गई मुझे। हे भगवान, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से? तुमने जरूर बाहर का कुछ खराब खा लिया होगा, है ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं खाया मैंने। लेकिन उसके बाद भी फिर पल्लवी उसे पानी देती है। ये लो, पानी पियो और आराम से बैठो यहाँ पर। रूपल पानी पीती है और तभी उसे आराम मिलता है। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ रूपल, लेकिन फिर भी तुम ये गोली खा लो, इससे तुम्हें फिर उल्टी नहीं आएगी। और अब सो जाओ, सुबह तक तुम्हें और बेहतर लगेगा। थैंक यू भाभी। रूपल के हाव भाव काफी बदल चुके थे। फिर एक दिन कॉलेज के बाद रूपल और नवीन दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी रूपल इमली का पेड़ देखती है और उसका जी मचलने लगता है। मैं कुछ नहीं जानती नवीन, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और इमली तोड़ो मेरे लिए। मुझे ये इमली खाने का बहुत मन कर रहा है। मुंह से लार टपक रही है मेरी। प्लीज तोड़ो ना नवीन। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रूपल? या फिर तुमने मुझे कोई बंदर समझ के रखा है? हाँ, तुम मेरे बंदर ही हो। अब ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से ये इमली तोड़ो।
अरे यार, तुम भी ना सच में कभी कभी तो एकदम बच्ची बन जाती हो। फिर नवीन उस पेड़ पर चढ़ता है और इमली तोड़कर रूपल को देता है, जिसके बाद रूपल उसे बड़े प्यार से खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। घर में भी रूपल के बदलाव देखकर पल्लवी को उस पर शक होने लगता है। वो दोनों जब जब शॉपिंग पर जाते हैं, तब तब रूपल ढेर सारे पकवान खाया करती है और साथ ही उसे अब पहले से कुछ ज्यादा ही थकावट होने लगती है। भाभी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ। अरे, इतनी जल्दी सोने जा रही हो? क्या बात है रूपल? आजकल तुम पहले से कुछ ज्यादा ही थक जाती हो और खाना पीना भी तुम्हारा कितना चेंज हो गया है और तुम्हारी क्रेविंग्स भी कितनी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या भाभी, आप भी अब मन करता है तो खा लेती हूँ, उसमें क्या होता है। अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ। और तुमने सही कहा, जितना खाना है खाया करो और तुम जितनी फरमाइश करोगी मैं उतनी पूरी करूंगी। सो डोंट वरी, आखिर तुम मेरी ननंद हो और मुझे तो मेरी छोटी बहन जैसे लगती हो। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। इतना कहकर रूपल अपने कमरे में चली जाती है। हो ना हो, मुझे फिर भी दाल में कुछ काला लग रहा है। कल मैंने इसके बैग में इमली भी देखी थी। पहले तो ये 24 घंटे फुर्तीली रहती थी, लेकिन अभी जरा काम नहीं किया कि ये थक जाती है। और पहले तो 2 रोटियां खाने में भी इसे जान पर आता था, लेकिन अभी अभी तो ये फटाफट खा जाती है सब कुछ। और ये सारे लक्षण एक गर्भवती महिला के ही होते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रूपल की माँ शीला और पापा दिग्विजय की 50वीं शादी की सालगिरह होती है, तभी उफ़ो, मैं केक लाना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? मुझे 5 मिनट में एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग भी है। व्हाई फियर व्हेन रूपल इज हियर? अरे भाई, आप चिंता मत करो, मैं और भाभी जाकर केक लाते हैं। अरे लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो अभी, बाकी की सारी तैयारियां हो गई है। अभी तो बस केक लाना ही बाकी है। और तुम अपना काम कर लो, मैं और रूपल जाकर केक लाते हैं। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू अकेली ही जाना। इस रूपल को यहीं पर रहने दे। अब जब घर पर मेहमान आएंगे तो कोई तो घर पर रहना चाहिए ना। अरे जाने दो ना शीला, क्या तुम भी? इन दोनों ने पहले ही बहुत काम कर लिया है। सुबह से तो ये दोनों किचन में ही हैं। फिर रूपल और पल्लवी दोनों केक लेने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में रूपल को उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान! रूपल, आंखें खोलो रूपल। टैक्सी, टैक्सी। फिर टैक्सी में बैठकर पल्लवी रूपल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां जाकर उसका चेकअप किया जाता है। और तभी वो दोनों ऐसी खबर सुनते हैं जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यस पल्लवी, तुम्हारी ननद गर्भवती है, वो भी 3 महीने की। क्या? फिर रूपल और पल्लवी दोनों डॉक्टर के कैबिन के बाहर आते हैं और पल्लवी रूपल पर बहुत गुस्सा होती है। रूपल, ये सब क्या है? अरे तुम अपना होश खो बैठी हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब तुमने क्या कर दिया है? बिन बियाई गर्भवती हो चुकी हो तुम। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? भाभी, भाभी मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हुआ। कुछ महीनों पहले मैं और नवीन, हम दोनों जब कॉलेज ट्रिप पर गए थे, तब हमने शराब पी ली थी और तभी शायद हम दोनों उस पल में कमजोर हो गए और ये सब उसी का नतीजा है। बाप रे! अब ये नवीन कौन है? नवीन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं भाभी। फर्स्ट ईयर से मेरा और उसका अफेयर चल रहा है। वो हॉस्टल में रहता है। वो एक अनाथ लड़का है। गांव में उसके मामा रहते हैं और वो यहाँ पर पढ़ने आया है। देखो रूपल, मैं समझ सकती हूँ
कि तुमने जो भी किया है सब नादानी में किया है और नशे की हालत में किया है। लेकिन ये सब सरासर गलत है, बहुत गलत। सोचो जब घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। मुझे बहुत डर लग रहा है रूपल। मुझे भी भाभी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूं? भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हो ना, तो आपको मेरा साथ देना होगा, वरना घर वाले मेरी जान ले लेंगे। मेरी मदद कीजिए भाभी, मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। फिलहाल तो हम दोनों घर चलते हैं और आगे क्या करना है ये हम कल देख लेंगे। आज माँ जी और पापा जी की एनिवर्सरी है। फिर रूपल और पल्लवी दोनों केक लेकर घर जाते हैं और दिग्विजय और शीला की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। उस बीच वो लोग देखते हैं कि पल्लवी और रूपल बहुत चिंतित लग रहे हैं। अरे पल्लवी बहू, तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या बात है रूपल? हाँ बहू, अरे आज खुशी के माहौल में तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ माँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगले दिन पल्लवी रूपल के साथ नवीन को मिलने जाती है और वो उसे खूब सुनाती है। माफ कर दीजिए पल्लवी भाभी, लेकिन हम दोनों में जो भी हुआ है वो सब गलती से हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अब इस गलती की भरपाई कैसे करोगे तुम दोनों? अरे नशे की हालत में इतनी हद कैसे पार कर सकते हो तुम दोनों? अब इस सब का अंजाम क्या होगा ये तो तुम दोनों को भी पता है। अरे अभी तक तुम दोनों ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आगे कैसे करोगे तुम? भाभी, प्लीज कोई सॉल्यूशन दीजिए, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हो। हाँ पल्लवी भाभी, ठीक है, तो तुम दोनों को जिम्मेदार होकर एक दूसरे के साथ शादी करनी पड़ेगी, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। एक बार तुम दोनों ने शादी कर ली तो परिवार वाले क्या, कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? शादी? हाँ नवीन, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले तो मारेंगे और पीटेंगे ही, लेकिन बाद में ना चाहकर भी हमारी शादी को और इस बच्चे को स्वीकार कर ही लेंगे। ठीक है, मैं अपने मामा से बात करता हूँ। आज तो बात नहीं हो पाएगी, कल पक्का करूंगा। आप दोनों मुझे कल इसी जगह पर मिलना। ठीक है नवीन, लेकिन मैंने तुमसे जो भी कहा है उसे अच्छे से ध्यान में रखना। बाय नवीन। बाय रूपल, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो दोनों फिर नवीन को मिलने जाती है तब उस बिल्डिंग का वॉचमैन बताता है कि नवीन गांव जा चुका है। क्या? वो गांव चला गया? ओह गॉड। भाभी, नवीन का तो फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ बता रहा है। शांत रहो रूपल, और मुझे ये बता कि वो कौन से गांव में रहता है, कहाँ पर है उसका घर? नहीं भाभी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने उसे कभी पूछा ही नहीं। इसका मतलब वो हालातों से डरकर भाग गया, अब वो वापस नहीं लौटेगा रूपल। नहीं, नवीन ऐसा नहीं कर सकता भाभी, अब मैं क्या करूंगी? इस मुसीबत भरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो रूपल, अब तुम्हें घर वालों के सामने एकदम नॉर्मल रहना पड़ेगा और साथ ही अपने क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना होगा और इस बात का ख्याल रखना होगा कि घर वालों को तुम पर कोई शक ना हो, जैसे मुझे हुआ था। समझ गई ना? हाँ भाभी, समझ गई मैं। नवीन से मिले इस धोखे के कारण रूपल अब बहुत दुखी होती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जब रूपल के भाई अभिजीत को उसकी एक फाइल नहीं मिलती
तब वो उस फाइल को अपने पूरे घर में ढूंढने लगता है और तभी उसे रूपल के प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स हाथ लगते हैं, जिन्हें देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे जाकर रूपल को जोरदार थप्पड़ लगाता है। भाई, मैंने क्या किया? अरे अभी बेटा, क्या हुआ है? क्यों मारा उसे? अब बोलेगा भी? क्या हुआ है? ये देखिए, ये रिपोर्ट्स देखिए। ये नालायक बेशरम लड़की बिना शादी ब्याह के गर्भवती हो गई है। क्या? ये खबर सुनकर दिग्विजय और शीला के होश उड़ जाते हैं और पल्लवी और रूपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, क्या लिखा है रूपल की किस्मत में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना मत भूलिए और हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। शिवांगी अपनी ननंद तेजो, सास चंद्रिका, ससुर जगजीवन और पति वत्सल के साथ रहती है। उसकी ननंद तेजो काफी ढीली होती है। एक दिन की बात है। हे भगवान, अरे तुमने कमरे में कितना गंद मचा के रखा है तेजो। अब तुम कोई पालने में पलने वाली दूध पीती बच्ची नहीं रही हो, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, फिर भी कितनी ढीली हो, कामचोर कही की। ए शिवांगी बहू, मेरी लाडली बेटी से जबान संभाल कर बात कर, वरना एक कंटाप लगाऊंगी ना तो सीधे कानपुर पहुंच जाएगी। हाँ नहीं तो। माँ जी, ये सब आपके ही ढील देने के कारण हुआ है। अरे इसके कमरे की सफाई तो मैं रोज ही करती हूँ, पर इसे भी तो छोटे मोटे काम करने चाहिए ना। अब ये देखो कपड़े, कल से यहीं पर पड़े हैं, कितने बास मार रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें सही से बाथरूम में धोने डाल दे। और ये देखो, फोन पे बात करने के चक्कर में इसने तो नोट्स को भी कहाँ फेंक दिया है। ये तो सरस्वती माँ का अपमान है माँ। अरे भाभी, ये तो कितने मामूली काम है और इन्हें करके आपकी कोई कमर नहीं टूटने वाली। अरे मेरे पास अब बस यही काम रह गया है क्या? मुझे घर में और भी ढेर सारे काम होते हैं और इतना ही है ना तो अपने लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट रख लो तुम। शिवांगी बहू, अभी मेरी तेजो की ये सब करने की उम्र नहीं है। शादी के बाद तो इसे ये सब करना ही है। तुझे इसकी आजादी और इसकी अच्छी जिंदगी देखकर जलन होती है क्या, जो तू हमेशा इसे इतना सुनाती रहती है? कुछ भी माँ जी। अरे मैं क्यों जलूं इससे? आखिर ऐसा क्या है इसमें जलने लायक? और मैं तो इसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी, ताकि इसे आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। अगर ये अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? देखिए भाभी, आपको मेरे भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करो और फूटो यहाँ से। और नहीं तो क्या, अरे शादी के बाद जो भी होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन तू इसमें अपनी नाक मत घुसा। इस तरह से उन तीनों की आपस में तू में हो जाती है। फिर एक दिन जब सभी घर वाले बाहर गए होते हैं, तभी तेजो एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती है। और जब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है तब वो बहुत गुस्सा होते हैं। ये क्या है तेजो, तुमने पूरे 2000 का खाना मंगवाया था। अरे इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वत्सल भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अब भूख लगी थी इसीलिए मंगवाया मैंने। भूखी मर जाती क्या फिर मैं? अरे कोई सस्ता रेस्टोरेंट भी तो देख सकती थी ना तुम। और उससे भी बेहतर ये होता कि तू अपनी भाभी से खाना बनाना सीख जाती। अगर आज तुझे खाना बनाना आता तो ये इतने सारे पैसे खर्च ही नहीं होते। हाँ तेजो, पापा जी एकदम सही कह रहे हैं, तुम्हें अब खाना बनाना सीख लेना चाहिए। अरे चिल करो आप लोग, सिर्फ 2000 ही तो खर्च हुए हैं। कौन से मैंने लाखों का नुकसान किया है आपका, जो आप तीनों मुझे इतना सुना रहे हो? लेकिन तेजो, तुम्हें खाना बनाना सीखने में आखिर क्या दिक्कत है?
आज नहीं तो कल तो तुम्हें सीखना ही होगा ना, तो आज ही सीख लो इसे। सीखी हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं होती, कभी ना कभी काम तो आ ही जाती है। और शादी होने के बाद तो घर में खाना तुम्हें ही बनाना होगा, तब क्या करोगी तुम? वत्सल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपने ससुराल वालों को बाहर से खाना मंगवा कर दोगी क्या? तुम्हें भी तो कुछ आना चाहिए ना। अरे क्यों चढ़ रहे हो मेरी फूल सी बेटी पर? खाना ही तो खाया है ना उसने उन पैसों का, थोड़ी ना कोई नशा किया है या फिर कोई फालतू का खर्च किया है। मेरी बेटी पर चिल्लाना बंद करो और जाओ अपने अपने काम पर ध्यान दो तुम तीनों। इसे जब खाना बनाना सीखना है तब मैं उसे सिखा दूंगी, लेकिन तब तक इस पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये किसी की कठपुतली नहीं है, समझ गए आप तीनों? फिर एक दिन जब वत्सल अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए एक कैफे में जाता है, तभी वहां पर उसे तेजो अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती हुई दिखाई देती है। और उसे देखकर वत्सल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर आने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताता है। चढ़ाओ माँ, और चढ़ाओ अपनी बिटिया रानी को सर पर। हमसे कहा कि आज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसीलिए कोट और बाकी की चीजें खरीदने के लिए उसे पैसे चाहिए। लेकिन ये मैडम तो कॉलेज बंक करके कैफे में जाकर तफरी कर रही थी। नहीं माँ, मैंने कोई कॉलेज बंक नहीं किया है। आज हमें कॉलेज से जल्दी छोड़ दिया था, इसीलिए हम लोग कैफे गए थे। झूठ मत बोलो तेजो। अरे पड़ोस की शीना भी पढ़ती है तुम्हारे कॉलेज में, और वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। मैंने खुद देखा उसे। चंद्रिका, तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण ही तेजो बिगड़ती जा रही है। इसे इतनी भी ढील मत दो कि ये उस दिशा में चली जाए जहां इसे जाना नहीं चाहिए। फिर वही बात, अरे आप सबको मेरी बेटी से क्या तकलीफ है? और तेजो अगर कैफे में चली भी जाती है तो कौन सी आफत आ गई? इसकी कॉलेज अब केवल 1 महीने की ही रह गई है। उसके बाद इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर शादी हो जाएगी। तो फिर शादी से पहले इसे जो भी करना है वो इसे करने दीजिए। क्यों इसके रास्ते में काली बिल्ली बन के आते हो आप सब? और नहीं तो क्या, मुझे तो आप सबसे कोई बात ही नहीं करनी। वाह बेटी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर एक दिन शिवांगी तेजो को एक लड़की को उसके नोट्स देते हुए देख लेती है। ये ले पायल, ये सारे नोट्स कंप्लीट करके दे देना मुझे। मैं तुझे पैसे तो दे ही दूंगी, लेकिन उस पर एक बर्गर की ट्रीट भी दूंगी। लेकिन तेजो, अगर सरिया मैम को हैंड राइटिंग देखकर मुझ पे कोई शक हुआ तो? नहीं बाबा, तू ही अपने नोट्स कंप्लीट कर। अरे नालायक लड़की, अगर मुझे ही ये नोट्स कंप्लीट करने होते तो मैं तुझे क्यों देती? फिर देख, तुझे ही ये कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझसे तो ये बोरिंग काम होने से रहा। जैसे हैंड राइटिंग आती है वैसे कर, लेकिन ट्राई करके थोड़ी अलग हैंड राइटिंग आए। ठीक है तेजो, चलेगा। मुझसे जैसा भी होगा मैं वैसा करूंगी। उन दोनों की सारी बातें शिवांगी सुन लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये मोहतरमा अपने काम दूसरों से करवाती है। फिर शिवांगी उसकी सहेली का पीछा करती है और उसे अपने घर पर लाती है। फिर वो शिवांगी के खौफ से तेजो का सारा सच उगल देती है। हाँ, तेजो ने ही बोला था मुझे कि अगर मैंने उसके नोट्स लिख दिए तो वो मुझे कुछ पैसे देगी और साथ ही बर्गर की ट्रीट भी देगी। क्या? तेजो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तेजो, अपना काम दूसरों से कराते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? निर्लज्ज लड़की। अरे हद है तेजो, तुम तो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती, और तुम अभी ही ऐसा कर रही हो तो आगे जाकर जब तुम पर अपने पति के, सास ससुर की और बच्चों की जिम्मेदारियां आएगी तब क्या करोगी तुम? उन जिम्मेदारियों को किस पर थोपोगी तुम? देखो तेजो, तुम्हें हम सबकी बातें कड़वी लग सकती है,
लेकिन अगर तुम इतनी ही ढीली और कामचोर रहोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही करियर में और ना ही अपनी निजी जिंदगी में। क्यों चंद्रिका, अब क्या हुआ? तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या? वैसे तो बड़ा बोलती रहती हो। उन तीनों की बात सुनकर तेजो और चंद्रिका किसी से कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि इस बार तेजो की गलती सरेआम सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी चंद्रिका तेजो का साथ नहीं छोड़ती। फिर रात में जब तेजो घर के बाहर बैठी होती है तभी वो उसके पास चली जाती है। ये ले बेटा, मैंने तेरे लिए पैनकेक बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? खा बेटा, और तू चिंता मत कर, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। थैंक यू सो मच माँ। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और तेजो जैसे तैसे कॉलेज पास आउट कर लेती है। लेकिन तेजो की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता और इसीलिए जगजीवन और वत्सल उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। और एक दिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता आता है। नितिन नाम का लड़का अपनी माँ अनुप्रिया के साथ तेजो को देखने आता है। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। तभी चंद्रिका मेहमानों से झूठ कहते हुए उन्हें नाश्ता परोसती है। लीजिए ना अनुप्रिया जी, ये ढोकला और ये समोसे मेरी ही बेटी ने बनाए हैं। वो तो एकदम सर्वगुण संपन्न लड़की है और मेरी बेटी के जैसे लड़की आपको तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। हे भगवान, ये माँ जी तो फिर शुरू हो गई। बेटी में तो एक भी गुण नहीं है, लेकिन माँ जी तो उसके तारीफ के पुल ही बांधे जा रही है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? जी, वैसे हम काफी अमीर है, घर में सभी चीज के लिए नौकर चाकर भी है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारी बहू हमारे घर पर खुद से खाना बनाए। आज तक हमारे घर पर रसोई के लिए हमने कोई भी नौकर नहीं रखा है, क्योंकि रसोई एक घर का पवित्र स्थान होता है। इसीलिए वहां पर घर की बहू ने ही आज तक खाना बनाया है। आपकी बेटी अगर इतना ही स्वादिष्ट खाना बनाती है तो मैं उसे अपने आंखों से देखना चाहूंगी कि वो खाना कैसे बनाती है। कोई भी छोटी मोटी डिश बनाकर दिखाओ बेटा। क्या? ठीक है अनुप्रिया जी, चलिए चलो तेजो बेटा, घबराओ मत। जैसे तुमने हमारे लिए खाना बनाया है वैसे ही इनके लिए भी बनाकर दिखाओ। चंद्रिका भी तेजो के साथ जाने लगती है। तभी अनुप्रिया उसे रोक लेती है। अरे चंद्रिका जी, आप यहीं पर रुक जाइए। वैसे भी मैं अपने होने वाली बहू से अकेले में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तो चले तेजो, आज तो हम दोनों ही जाएंगे रसोई में। क्या? मेरा मतलब ठीक है जी, आप जाइए। फिर रसोई में जाने के बाद तेजो के पसीने छूटने लगते हैं। तो बताओ तेजो, क्या बनाओगी तुम? देखो बेटी, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करना चाहती, बस मसाला चाय ही बनाकर दिखा दो। अब ये सब खाकर थोड़ी सुस्ती भी आ गई है ना, इसीलिए मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है अनुप्रिया आंटी, मैं बना दूंगी। फिर तेजो एक पतीले में पानी भरकर उसे गैस पर चढ़ा देती है, लेकिन उसे तो गैस ऑन करने भी नहीं आता। अरे क्या हुआ तेजो, किस सोच में पड़ गई तुम? गैस तो ऑन करो। वो दरअसल तेजो अब ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक गैस के सामने ही खड़ी रहती है और अनुप्रिया समझ जाती है कि तेजो को कुछ भी नहीं आता। फिर वो बाहर आकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कितनी झूठी और मक्कार हो आप चंद्रिका जी, आपकी बेटी को तो गैस भी ऑन करने नहीं आता। क्या करेगी ये मेरी घर की बहू बनकर? हमें नहीं जोड़ना ऐसी लड़की के साथ हमारे नितिन का रिश्ता। जिस लड़की को गैस भी ऑन करने नहीं आता वो घर गृहस्थी को क्या संभालेगी? अरे नहीं अनुप्रिया जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी थोड़ा डर गई होगी,
मेरी बात तो सुनिए। अनुप्रिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने बेटे नितिन को लेकर वो वहां से चली जाती है। देखा ना चंद्रिका, अब आई कि नहीं तुम्हारी अकल ठिकाने पर। इसीलिए कह रहे थे हम सब कि मत चढ़ाओ इसे इतना सर पर, मत दो इसे इतनी ढेल। लेकिन नहीं, तुमने तो हमारी कोई बात नहीं सुनी। अरे इसको बिगाड़ने में तो सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है चंद्रिका। तेजो, अगर तुम पहले ही हम सबकी बातें मान लेती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। देखा ना तुमने, अनुप्रिया जी ने तुम्हें कितना कुछ बोला। और नहीं तो क्या, अरे हम सब तो तुम्हें पागल नजर आ रहे थे, लेकिन आज देखो खुद ही दूसरों के सामने पागल साबित हो चुकी हो तुम। सबकी बातें सुनकर तेजो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। ना तो मैं इतनी ढीली रहती और ना ही आज ये सब होता। और इन सब में सबसे बड़ी गलती तो मेरी ही है, क्योंकि मैंने ही इसके हर एक गलत काम में इसका साथ दिया है और इसे बढ़ावा दिया है। हाँ माँ, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने वाली हूँ। अब मैं भाभी की तरह बिल्कुल होशियार और समझदार बनूंगी और हर एक काम को फुर्ती से और लगन से करूंगी और अपने जीवन में बिगड़ी हुई हर एक चीज को मैं ठीक करके ही रहूंगी। तेजो उस दिन ठान लेती है और वो फुर्तीली बनकर हर एक काम लगन से करती है और अपने जीवन में खूब आगे जाती है। एक दिन की बात है, चंपा अपनी बहू तन्वी से कहती है, तन्वी बहू, जाओ जाकर मेरे कमरे की अलमारी साफ करो और उसके बाद स्टोर रूम की भी सफाई कर दो। बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई। ठीक है माँ जी। और हाँ, कल जल्दी उठकर भोग भी बनाना है। कल मंगलवार है ना, और मंगलवार के दिन मैं सुबह जल्दी पूजा करती हूँ और साथ ही मेरा व्रत भी रहता है। इसीलिए मेरे लिए साबूदाना खिचड़ी बना देना। ठीक है माँ जी। कितना काम कराती है ये तो बिल्कुल हिटलर सास की तरह है। कितने ऑर्डर्स देती है। मोटी भैंस कहीं की। अगले दिन जब तन्वी रसोई में भोग बनाने आती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है। क्या हुआ तन्वी बहू, तूने अपना हाथ पेट पर अभी क्यों लगाया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, वो मेरे पीरियड्स आए हैं ना, इसीलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? तुझे महीना आया है और तू यहाँ रसोई में खड़ी है और ऊपर से लड्डू गोपाल का भोग बना रही है। उसमें क्या हुआ माँ जी? पीरियड्स के आने से थोड़ी ना कुछ होता है। अरे बाप रे बहू, तुझे कोई लाज शर्म है या नहीं? कितने जोर जोर से बोल रही है। कहीं कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? तू दूर रहे मुझसे, दूर रहे। और अब तू रसोई घर से बाहर रहेगी, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तन्वी रसोई में से बाहर निकल आती है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या हुआ है? अरे एक औरत को जब महीना आता है तब वो अपवित्र रहती है। इसीलिए तेरे जब तक 4 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक तू अपने कमरे में ही रहेगी। क्या? हाँ, बाहर किसी भी चीज को नहीं छुएगी, ना ही किसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तेरा खाना पीना सब मैं रख दूंगी दरवाजे पर और वीरेन हॉल में सो जाएगा, लेकिन तू अपने कमरे में ही बंद रहना। ठीक है माँ जी। फिर चंपा पूरे घर में और रसोई में गंगा जल छिड़क देती है और तन्वी अब अपने कमरे में ही रहने लगती है। पहले दिन तो उसे काफी बोर होता है। ओफो, ये कहाँ फंस गई मैं? अब मैं इन 4 दीवारों के बीच क्या करूंगी? पहले तो उसे बहुत बोर होता है, पर बाद में वो मूवीज देख लेती है और फोन पर बातें करके फुल टाइम पास करती है। चलो, ये भी सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पीरियड्स आने से मुझे इतने फायदे मिलेंगे।
इतना आराम कर पाऊंगी मैं। फिर अगले दिन सास तन्वी को दरवाजे से बाहर बोलती है, बहू, तुझे जो चाहिए वो मुझे बता दे। जो खाने का मन कर रहा है वो मैं तुझे बना कर दूंगी। बेझिझक होकर बोल, ठीक है? थैंक्स माँ जी। फिलहाल तो ऐसा कुछ खाने का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से मुझे मोमोज खाने का मन है। वीरेन बता रहा था कि आप तो एकदम फर्स्ट क्लास मोमोज बनाती हो, तो आप मुझे मोमोज बना कर दे दो। ठीक है बहू, चलेगा। और हाँ माँ जी, उसके साथ साथ चॉकलेट्स और वाटरमेलन जूस भी देना। वो क्या है ना, इस हालत में ठंडी ठंडी चीजें ही खाई जाती है। ठीक है बहू। तन्वी मौके का फायदा उठाकर अपनी सास से सारे मनपसंद पदार्थ बनवा कर लेती है, और जब वो अपने सामने सारी फेवरेट्स फूड आइटम देखती है तभी, ओ माय गॉड, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? इतनी सेवा मेरी पहले किसी ने नहीं की। इससे ज्यादा खुश तो मैं कभी थी भी नहीं। वाओ, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो सब बेस्ट है। ऐसा ही रहा तो मुझे हर दिन पीरियड्स आने चाहिए। तन्वी पीरियड्स होने के पूरे मजे लेती है और भरपूर आराम करती है। अगले महीने घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। बहू, कल हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं और वो लगभग 2 से 3 दिन रुकेंगे। इसीलिए तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी। गद्दे चादर सब धोने होंगे और साथ ही कल के खाने की आधी तैयारी आज ही करनी होगी। कल से तो बहुत काम बढ़ने वाला है। क्या? ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी सारे काम। तन्वी को बहुत गुस्सा आता है। इन मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते मेरी तो टाइट फिश हो जाएगी। नहीं, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली। आइडिया, मेरे इस महीने के पीरियड्स अगले हफ्ते आने वाले हैं और अगले हफ्ते तो मैं मायके में रहूंगी। माँ जी को कह देती हूँ कि मेरे पीरियड्स आए हैं, जिसके चलते मुझे आराम मिलेगा। फिर अगले दिन मेहमानों के आने के पहले तन्वी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। हैं? अरे पागल लड़की, ये तू क्या कह रही है? तेरे हाथ पाँव में क्या मेहंदी लगी हुई है क्या? काम क्यों नहीं करेगी तू? नहीं, वो बात नहीं है माँ जी। दरअसल मेरे पीरियड्स आए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन बहू, इस बार तो तेरा बड़ी जल्दी ही महीना आ गया। हाँ माँ जी, वो दरअसल इस महीने मेरा कुछ ज्यादा ही काम हो गया, इसीलिए उस सब की थकावट के कारण जल्दी आ गई मेरी पीरियड्स। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। तू जा, अपने कमरे में जाकर बैठ, मैं देख लूंगी सब। जी माँ जी। ये डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का ए ए ए ए। वाव, माँ जी को उल्लू बनाना तो कितना आसान है। इस तरह तन्वी अपनी सास को झूठ बोलकर आराम फरमाती है। मेहमान 2 दिन रुककर चले जाते हैं और बहू के चौथे दिन, बहू चल, जल्दी से उठकर अपने सर पर पानी डालकर बाहर आ। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आज तो मेरा दूसरा दिन है ना। बन जा उल्लू। क्या? अरे तेरे दिमाग में क्या जंग लग गया है क्या? अरे मेहमान आकर 2 दिन रुक कर भी गए और तू कब से 2 दिन ही बोले जा रही है। आज तेरा चौथा दिन है। चुपचाप सर धोकर बाहर आ जा। ओफो, मैं तो 1 नंबर की भुलक्कड़ हो गई हूँ। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। नालायक कही की, इस बार उल्लू नहीं बनी, शायद मेरी ही नजर लग गई है। फिर एक दिन तन्वी अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। वाह यार तन्वी, तेरे तो मजे ही है। काश मेरे ससुराल वाले भी तेरे जैसे होते, लेकिन मुझे तो यहाँ पर पीरियड्स में भी काम करना पड़ता है। अब हर कोई मेरी तरह लकी थोड़ी ना हो सकता है डार्लिंग। मैं तो झूठे पीरियड्स के बहाने देकर
अपनी सास को खूब उल्लू बनाती हूँ। कभी कभी तो वो मेरा झूठ पकड़ भी लेती है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके मामला हैंडल कर लेती हूँ, वरना ऐसे तो महीने में पूरे 15 दिन मेरे पीरियड्स ही चल रहे होते हैं। बाप रे। तन्वी की सारी बातें दरवाजे के पास से गुजर रही चंपा सुन लेती है और वो हैरान रह जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो रुक बहू, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाती हूँ कि तू ये झूठे पीरियड्स का नाटक ही भूल जाएगी। अगले दिन, अच्छा तन्वी बहू, जाकर छत की सफाई कर। बारिश के कारण छत बहुत खराब हो गई है। रगड़ रगड़ के टाइल्स को साफ करना। अरे माँ जी, आप भूल गई क्या? मेरे तो पीरियड्स चल रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये सब कहाँ चलता है? अरे उसमें कुछ नहीं होता बहू, सिर्फ मंदिर के परिसर से, घर वालों से और कपड़ों से दूर रहना है तुझे। बाकी छत तो बाहरी हिस्सा है ना, वो साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माँ जी, कर देती हूँ। हाँ बहू। तन्वी को लगातार 4 से 5 घंटों तक छत की सफाई करनी पड़ती है और वो बहुत थक जाती है। उसके बाद, माँ जी, मुझे एक कप चाय पिला दो। सफाई करके मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं बहू, तुझे महीना आया है, ऐसे में तू गरम चाय मत पी। चाय से तेरे पेट में गर्मी पड़ेगी। लेकिन माँ जी। तू रुक जा, मैं अपनी लाडली दुलारी बहू के लिए कड़वे कड़वे नीम का जूस बनाकर लाती हूँ। उससे तेरा पेट और तेरी सेहत एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। क्या? नीम का जूस? फिर चंपा नीम का जूस बनाती है और तन्वी को ना चाहते हुए भी वो नीम का कड़वा जूस पीना ही पड़ता है। कैसे बना है बहू? अच्छा बना है। चलो ठीक है। वैसे बहू, आज तेरा दूसरा दिन है ना? हाँ माँ जी। फिर ठीक है, क्योंकि ढेर सारे काम पड़े हैं। वो काम तो तीसरे और चौथे दिन में आराम से कर सकती है। क्या? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन बोलना बंद कर दे बहू। मैं जानती हूँ तू बहुत स्ट्रांग है। तूने ही कहा था ना उस दिन कि तुझे पीरियड्स में कोई तकलीफ नहीं होती, तो तय रहा। कल सुबह जल्दी उठकर सारे पौधों को पानी डालना, लेकिन तुलसी जी के पौधे से दूर रहना, और साथ ही सारी रजाइयां भी धो देना। और भी लंबी लिस्ट है कामों की। ये सारे काम होने के बाद मैं तुझे बताऊंगी। चंपा जानबूझकर तन्वी से ढेर सारा काम कराती है और उसे खूब थकाती है। फिर कुछ दिनों बाद तन्वी प्रेग्नेंट हो जाती है और तभी वह सोचती है, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और माँ जी चाहकर भी मुझे कोई काम नहीं बता सकती। अब मैं पीरियड्स का नाटक फिर से शुरू कर सकती हूँ। फिर एक दिन तन्वी चंपा से कहती है कि उसके पीरियड्स आए हैं। क्या? तन्वी बहू, अरे ये तो क्या कह रही है? तुझे पीरियड्स आए हैं, वो भी गर्भवती रहकर? बहू, अगर तुझे पीरियड्स आए हैं तो ये बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स आते ही नहीं। हम एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। ओह नहीं माँ जी, मैं दिखा दूंगी डॉक्टर को। शायद हो सकता है कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो। अरे नहीं नहीं, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं माँ जी, रहने दो। ओह शिट, इस बार तो मैंने ज्यादा ही कर दिया। आज के बाद मैं कभी झूठा नाटक नहीं करूंगी। इस तरह उस दिन बुरी फंसने के बाद तन्वी फिर कभी झूठे पीरियड्स के नाटक नहीं करती और सच्चाई के साथ रहने लगती है।